अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टिशियोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज हम अगला यानी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम मोल एंड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। मोल्स का और केमिकल इक्वेशंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम जब भी कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उनका जो नॉर्मली रिलेशनशिप हम बता रहे होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से बताते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रिएक्शन है कि हमने मैग्नीशियम रिबन का एक छोटा सा पीस लिया, फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड है, और इसको हवा में हीट किया, गर्म किया। ऑक्सीजन जो कि गैस है, हवा में हमने इसको हीट किया, गर्म किया और इसने कंपाउंड बनाया, और वो कंपाउंड क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, व्हाइट कलर का एक कंपाउंड बना दिया। तो मैग्नीशियम के एटम्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे 1 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैग्नीशियम हो गए और यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि जब हम मैग्नीशियम के एटम्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो व्हाइट कलर का एक केमिकल होता है, कंपाउंड होते हैं। 2 मोल मैग्नीशियम्स के 1 मोल, ये जो कोएफिशिएंट्स है, यहाँ पे मैग्नीशियम का कोएफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 1 है, ये नंबर ऑफ मोल्स है इनके, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोएफिशिएंट 2 है, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है। 2 मोल्स मैग्नीशियम के और 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो रिलेशनशिप हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का देख रहे हैं वो हम नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से देख रहे हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन भी हम देख लेते हैं, आयरन का रिएक्शन। आयरन को हम हीट करते हैं सल्फर के साथ। हमने हीट किया और हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हुआ फेरस सल्फाइड में। ये आयरन है मेरे पास, सॉलिड है, और सल्फर भी क्या है, सॉलिड है, और फेरस सल्फाइड भी क्या है, सॉलिड है। हम यहाँ पे देखते हैं कि आयरन कितना हमने लिया, 1 मोल है, और सल्फर भी कितना लिया, 1 मोल है, और प्रोडक्ट कितना बना, वो भी 1 मोल ही बना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फेरस सल्फाइड बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट हासिल करने के लिए इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल नंबर ऑफ मोल में आयरन और सल्फर का रिएक्शन करवाना पड़ता है। 1 मोल हमने आयरन का लिया और 1 मोल ही हमने सल्फर का लिया, और जो प्रोडक्ट बना है वो 1 ही मोल फेरस सल्फाइड बना है। अब जरा अगर हम इसी मोल को देखें, इसका रिलेशनशिप हम मैस के जरिए देखें, तो 1 मोल आयरन का मैस कितना होता है, 56 ग्राम है, और 1 मोल सल्फर का मैस है 32 ग्राम। और ये 56 और 32 ग्राम को ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें आयरन है और सल्फर है, इस 56 और 32 को हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 88 ग्राम बन जाएगा। अब जब हम 1 मोल आयरन की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने 56 ग्राम आयरन लिया, और 1 मोल सल्फर की बात करेंगे तो हमने 32 ग्राम सल्फर लिया। 56 ग्राम आयरन का रिएक्शन हमने 32 ग्राम सल्फर के साथ करवाया और हमें 88 ग्राम फेरस सल्फाइड मिला है, 88 ग्राम फेरस सल्फाइड बन गया। अब ये जो 88 ग्राम फेरस सल्फाइड बना है, अगर आप इसको देखें, ये जो चीज बनी है इसका मैस आयरन और सल्फर के मैस के इक्वल है, यानी आयरन का और सल्फर का मैस हमने प्लस किया तब जाके क्या बना, फेरस सल्फाइड का मैस बना। तो आप जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, तो हमेशा आपने क्या करना है, ये देखना है कि जितना मैस आपने रिएक्टेंट का लिया है वो सारे का सारा मैस किस में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मैस इक्वल होना चाहिए। हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी जितना आपने मैस लिया है वो सारे का सारा मैस प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट का मैस ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। जितना आप ले रहे हैं रिएक्टेंट्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, प्रोडक्ट भी उतने ही होने चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ, यहाँ पे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये किसको फॉलो करे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करे, जो कि ये कहता है कि मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैस को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जितना मैस आपने रिएक्टेंट का लिया है वो सारे का सारा मैस प्रोडक्ट में आना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों तरफ मैस इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ
कि जब हम नॉर्मली तौर पर प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चीज़ें यानी केमिकल नहीं चाहिए। जिस तरह आयरन है, इसका मैस 56 ग्राम है, सल्फर हमारे पास कितने 32 ग्राम है। इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमें दरकार नहीं होते, हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं और रिएक्शन हम करते हैं। और हम जब भी आयरन और सल्फर को देखेंगे, आयरन है मेरे पास और सल्फर, आयरन यहाँ पे कितने 56 ग्राम है और सल्फर कितना है, ये मेरे पास है 32 ग्राम। ये 56 भी 8 पे डिवाइड होता है और 32 भी 8 पे ही डिवाइड होता है। ये 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो रेशो आ गई है वो 7:4 है। हमेशा रेशो आपके पास क्या आने चाहिए, आयरन और सल्फर का रिएक्शन करवाएंगे वो 7:4 आनी चाहिए। आप चाहे जो मर्जी मैथ्स ले लें, लेकिन रेशो इसलिए हमेशा इसी रेशो में रिएक्ट करेंगे। अब मैंने कहा कि लैब में जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो इतनी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम आयरन और सल्फर को नहीं लेते, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, हमें कम क्वांटिटी में दरकार होते हैं। 1 मोल की बजाय हम कितना ले लेते हैं, 0.1 मोल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आयरन है और सल्फर का रिएक्शन है और ये बनाते हैं फेरस सल्फाइड, तो 1 मोल की बजाय हमने कितना ले लिया, 0.1 मोल। अभी हमने पढ़ा है कि आयरन और सल्फर की इक्वल क्वांटिटी रिएक्ट करेगी तो वो फेरस सल्फाइड बनेगा, इक्वल नंबर ऑफ मोल। अगर हमने आयरन 0.1 मोल लिया है तो सल्फर भी कितना होना चाहिए, 0.1 मोल होना चाहिए। सल्फर को भी हम 0.1 मोल लेते हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी कितना मिल रहा है, 0.1 मोल ही मिल रहा है। तो जब हमने 1 मोल का मैस देखा वो कितना था, 56 ग्राम था आयरन का, लेकिन 0.1 का कितना हो जाएगा, 5.6 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल सल्फर का मैस 32 ग्राम था, लेकिन 0.1 मोल का कितना हमारे पास हो जाएगा, 3.2 ग्राम हो जाएगा। और 1 मोल आयरन सल्फाइड का मैस 88 ग्राम था और ये कितना बन जाएगा, 8.8 ग्राम बन जाएगा। अब आप जरा देखें कि अगर आप 5.6 ग्राम और 3.2 ग्राम की भी रेशो निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 7 और 4 रेशो ही आएगी। यानी आप जब भी आयरन और सल्फर को रिएक्ट करवाएंगे, किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं, वो एक खास रेशो में कंबाइन होते हैं, उनकी एक फिक्स्ड रेशो होती है, खास रेशो में जाकर ये मिलते हैं और तब जाके रिएक्ट करते हैं। फर्ज करो कि मैं आयरन को 5.6 ग्राम ही लेता हूं और सल्फर को मैंने 3.2 की बजाय कितना ले लिया, 5 ग्राम ले लिया, ये बनेगा कितना, 8.8 ग्राम ही बनेगा। ठीक है, 5 ग्राम में से कितना सल्फर रिएक्ट करेगा, 3.2 ग्राम रिएक्ट करेगा और बाकी सल्फर पीछे रह जाएगा, वो बच जाएगा, वो एक्स्ट्रा होगा। तो 3.2 ही रिएक्ट करेगा। हमने ज्यादा ले लिया, सल्फर को हमने ज्यादा ले लिया, 3.2 से ज्यादा ले लिया, लेकिन उसने रिएक्ट कितना करना था, 3.2 रिएक्ट करेगा और पीछे मेरे पास कितना हो गया, 5 में से हम 3.2 को माइनस करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.8 ग्राम। ये जो 1.8 ग्राम मेरे पास सल्फर रह गया, हम इसको क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट, जिसको हम आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1.8 ग्राम एक्सेस रह गया, ये मेरे पास ज्यादा रह गया, ज्यादा हमने लिया था, लेकिन रिएक्ट इसने कितना किया, 3.2, यानी ये अपनी रेशो के लिहाज से रिएक्ट करेगा, 7:4 को बरकरार रखेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो पीछे रह जाएगा। अब जब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को देखते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आपको एक चीज बता रही होती है, वो क्या बता रहे थे, मोल्स। आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कि रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप क्या होता है, मोल्स के जरिए होता है। अब आप इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के जरिए आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक चीज के मोल दिए हैं, एक के मोल दिए हैं, तो दूसरे के मोल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, मोल टू मोल रिलेशनशिप आ जाएगा। अब हम इसी रिलेशनशिप के जरिए, इसी मोल के जरिए, इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के जरिए जब हमें मोल्स का पता चल जाता है, हम इजिली आसानी से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी मोल के जरिए हम आसानी से किसी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के जरिए हम मैस और मैस रिलेशनशिप भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी मोल और मोल रिलेशनशिप भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं।
मोल और मैस रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, मैस और मैस रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज हमें गैसियस स्टेट में हमें दी गई है तो गैसेस कंपाउंड के लिए हम वॉल्यूम यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम यूनिट के जरिए हम इसको उनका वॉल्यूम हम मालूम करते हैं। तो इस तरह स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि मोल्स का रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं और मोल मैस का रिलेशनशिप और मैस का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी हम मालूम कर सकते हैं। इस स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम देखते हैं। और यहाँ पे जो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे, 2 पॉइंट्स आप लोगों ने 2 अजम्पशन लेने हैं। उसमें से एक अजम्पशन ये है कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं वो सारे के सारे आपने फर्ज करना है कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट जितने भी हैं वो सारे किसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। 2 बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये स्टिशियोमेट्री के 2 इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। तो हमने जो रिलेशनशिप देखा कि किस तरह मोल का और केमिकल इक्वेशंस का रिलेशनशिप होता है। आप जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं नॉर्मली तौर पर आप उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ मोल में एक्सप्रेस करते हैं। उसी नंबर ऑफ मोल से फिर हम मैस भी किसी चीज के यानी रिएक्टेंट्स के मैस भी मालूम कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के मैस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस रिलेशनशिप भी मालूम कर सकते हैं और वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी हम इजिली मालूम कर सकते हैं। इन ही मोल रिलेशनशिप को, मैस और मोल मैस को, इन्हीं रिलेशनशिप को इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो मोल टू मोल कन्वर्जन होगा। इससे जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा, मोल टू मोल कन्वर्जन। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।